बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट। नाज़रीन, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात क्यों और कैसे किए और ये इंकशाफात का ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत के किस हसास पोर्शन से है, ये मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा FIA के ज़ेरे एहतमाम खिदमात अंजाम देने वाला साइबर क्राइम विंग, जिसको ख़त्म करके बाकायदा अथॉरिटी बना दी गई है। अब इसका FIA से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये क्या बनाया गया है, इसको बनाने के बुनियादी मकासद क्या थे और अब ये कैसे काम करेगा और FIA से इसका कोई ताल्लुक़ होगा या नहीं होगा, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो मैं आज ये करता हूँ कि FIA के ज़ेर तमाम एक साइबर विंग, क्राइम विंग जो है वो खदमात अंजाम दे रहा था, जिसमें ग्रेड 19 या ग्रेड 20 का एक अफसर जो है वो उसका सरबराह होता था, जो डायरेक्टर FIA साइबर विंग कहलाता था। इसका जो मेन ऑफिस था वो गालिबन लाहौर में था। पंजाब के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में था। और लाहौर में ये इसमें जो लोग खिदमात अंजाम दे रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कोई 2-2 4-4 साल पुराने मुलाजिम इधर खिदमात अंजाम दे रहे थे। FIA के रेगुलर मुलाजमीन जो हैं या एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर जो हैं वो इधर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। और ये इन सारे जो साइबर विंग में लोग मौजूद थे, इन सारों का ताल्लुक़ जो है वो मतलब आप समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट की दुनिया से ही है। ये बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। अब हालात उसके ये थे साइबर क्राइम विंग के कि उसमें अफसरान को तनख्वाहें तो बामुश्किल दे दी जाती थीं, सहूलियात का फुकदान था। उनको उनके पास रेड करने के लिए ना कोई आलात थे और ना कोई ट्रांसपोर्ट थी। उनके पास किसी भी नुक्ते पर पहुंचने के लिए, तफ्तीश का दायराकार बढ़ाने के लिए किसी किस्म का कोई सहूलियात जो थी वो नहीं थी। अब ये विंग अपनी मदद आपके तहत खिदमात अंजाम दे रहा था। इस विंग में पंजाब की अगर मैं बात करूं, 1 लाख से 1.5 लाख दरख्वास्तें जो हैं वो काबिल समात थी, और इसमें अफसरान की तादाद भी ना होने के बराबर थी। अब 1 लाख से 1.5 लाख साइलिन को अगर आपने अटेंड करना है तो उसके लिए भी एक आपको पूरी टीम चाहिए और पूरी स्ट्रेंथ चाहिए और पूरा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, और तजर्बा का तो कोई सानी नहीं है। अब हालात ये हैं कि इसको एक अथॉरिटी बना दिया गया है। अब अथॉरिटी बना के इसमें एक DG साइबर क्राइम विंग जो है उसकी वैकेंसी कायम की गई है। ये वैकेंसी कायम की गई है, आपको समझ आ रही होगी, ये ब्यूरोक्रेसी का एक हथकंडा है। उन्होंने अपनी एक सीट क्रिएट की है, और ये सीट के बाद इसमें एडिशनल DG की सीट आ जाएगी, डायरेक्टर्स की सीट आ जाएंगी, और इस तरह अपग्रेड होते होते ये काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो भी उसमें अपने पोर्टफोलियो में इजाफा कर लेंगे। और वो लोग ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो कहीं मनचाही पोस्टिंग नहीं लेना चाहते, वो इधर आ जाएंगे और अपने इसे एंजॉय करेंगे। अब दूसरी सूरत हाल एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि इनको अब फ़ंड्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने ये महकमा बनवाया उन्हें अब फ़ंड्स भी देने पड़ेंगे। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे अहम बात है वो ये है कि मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया के हवाले से जो इस वक्त बातचीत चल रही है हुकूमती ईमानों में या इस्टेब्लिशमेंट के कानों में, वो ये है कि इसको नकेल डालने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये विंग जो है इसमें ताकतवर इदारे की मदद के साथ ताकतवर इदारे के ही लोग अब तैनात होंगे, और तैनात होने के बाद वो सोशल मीडिया को नकेल डालने के हवाले से ना सिर्फ मतलब कहीं और से, जिस तरह के पूरा पाकिस्तान डिक्टेशन ले रहा है, कहीं और से डिक्टेशन लेंगे और लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाएंगे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पे जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो थोड़ा कम होने के चांसेस मौजूद हैं।
तो सवाल ये है कि अगर यही काम आप मौजूदा सेटअप में कर देते, उन्हें फैसिलिटेट कर देते और उनकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखते, तो शायद वो भी ये खदमात अंजाम दे सकते थे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि आप मुझे अगर 1 करोड़ रुपया दे दें और कहें कि एक आपने बेहतरीन किस्म का लग्जरी रूम और एक मतलब अटैच, मतलब एक अपार्टमेंट जो है उसमें लग्जरीज आपने रखनी है और 1 करोड़ रुपया आपके पास है, तो मैं तो कर ही लूँगा। बात तो ये है कि मेरे पास 5 लाख रुपया और मैंने उसको फर्निश्ड करना है, तो फिर मेरी कारीगरी है। तो ये तो कोई कारीगरी नहीं है ना कि अब फंड्स की भरमार हो जाएगी उसमें। जब भरमार हो जाएगी तो फिर वो बताएंगे कि हमारी कारकर्दगी बहुत आला है। बहरहाल हुकूमत का फ़ैसला है, हुकूमत को IMF से कर्ज़ भी मिल गया और किस्त पहली मेरे ख्याल आ गई है, तो पॉसिबल है कि बेहतरी की तरफ चले जाएं, क्योंकि ऐसे इदारे बनेंगे तो ये कर्ज़ खर्च होगा ना, अदरवाइज़ तो नहीं ये खर्च होना। अब दूसरी बात ये है कि अनवारुल हक काकड़ के हवाले से उन्होंने इंतहाई गुस्से का इज़हार किया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहने पर कि उन्होंने ना सिर्फ गंदम मंगवा कर इम्पोर्ट करके अपने दौरे हुकूमत में ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, बल्कि ये जो लाखों की तादाद में किसान हैं उनके रोज़गार को भी ख़राब किया है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब किया है और अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया है। और ये बिल्कुल नेग्लिजेंसी थी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की एक वजारत होती है वफाक में, उसके सरबरा नॉर्मली वज़ीर आज़म ही होते हैं, वो मिनिस्ट्री भी वज़ीर आज़म के पास होती है, वो बड़ी इंतहाई अहम मिनिस्ट्री होती है। और उस मिनिस्ट्री के ज़ेर तमाम ये गंदम जो है इंपोर्ट की गई। ये गंदम वाफर मकदार में मौजूद थी और फिर भी इंपोर्ट की गई और महंगे दाम में इंपोर्ट की गई। ये खरबों रुपए का लॉस हुआ है पाकिस्तान को इस नाजुक वक्त में। इसके हवाले से अनवारुल हक काकड़ जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी को मैरियट होटल इस्लामाबाद में ना सिर्फ बड़ा अपने तंदो तेज़ जुमलों का निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप मुझे गिरफ़्तार करने आए और आपकी जुर्रत नहीं है कि आप मुझे गिरफ़्तार कर सकें। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की औकात खोलने पे आ गया ना, 1947 से नहीं शुरू करूँगा, मैं 47 से शुरू करूँगा, फॉर्म 47 से शुरू करूँगा, तो मुँह छिपाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अब ये निगरान वज़ीर आज़म का ये जुमला तो रूटीन का जुमला है, पर वो निगरान वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हुए हैं और उनका ये जुमला जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये आपने झूठ बोला है तो फिर आपको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर आपने सच बोला है तो फिर आपको कौम को पूरी हकीकत से आगाह करना चाहिए। हालात ये हैं कि निगरान वज़ीर आज़म भी छोटा पांडा थे, जो अगर उन्होंने कुछ किया भी है या उनसे कुछ करवाया भी गया तो मेरा मतलब सड़कों ते ना रौला पाओ, जान दो, माफ़ी दो। मेरा मतलब कोई ज़र्फ वाला बंदे ही बना देते हैं। इन्हें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, इन्हें आप फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। ये तो किसी मुल्क के सफ़ीर से, ये स्टूडेंट्स से लड़ते लड़ते किसी मुल्क के सफ़ीर से लड़ पड़ेंगे, इनको तो आदत पड़ गई है। तो फिर क्या, किसको जवाब देंगे? इसका क्या जाना है, ये वापस चला जाएगा बलूचिस्तान अपनी गुमनामी की ज़िंदगी में। सफ़र तो पाकिस्तान पूरा करेगा। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि ये इनके इंजीनियर्स के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है ये जो इन्होंने मैरियट होटल में किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी ये बदतमीज़ी करते थे स्टूडेंट्स के साथ, तो अब इन्होंने शायराए आम पर बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी हैं। इसका मतलब इनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है और वो अपने आप को बड़ी हाई फाई चीज़ समझते हैं। नाज़रीन, ये ऐसे लोग हमारे पे हुक्मरान हैं, तो अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो तो खुदा न खास्ता मतलब उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको उस पे हम तवज्जो नहीं देते, ये भी हमारी जहालत है। पर अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हमारा कितना थर्ड क्लास लेवल होगा कि हमारे हुक्मरान ये हैं जो सड़कों पे ये कहते हैं कि फॉर्म 47 और 45। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसिलिटी इस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अपने रहनुमाई ज़रूर कमेंट्स में फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।